नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस समय आधुनिक भारत के इतिहास में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा है दोस्तों, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें पिछले कई लेक्चर हम ले चुके हैं दोस्तों। और इस समय हम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्रांतिकारी आंदोलन का चरण होता है दोस्तों, उसके संबंध में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमने देखा कि किस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ होता है भारत में, और विशेष करके यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में। और हमने विशेष तौर से महाराष्ट्र के संबंध में बात किया कि महाराष्ट्र के संबंध में कैसे यह जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है महाराष्ट्र में कैसे यह फैलता है, इसके जिम्मेदार कौन होते हैं, इन संबंध में हमने बात किया। और ये हमने देखा कि वास्तव में जो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत होता है दोस्तों, आपको पता ही है कि रामोशी आंदोलन के अंतर्गत यह शुरू होता है। रामोशी क्या था? एक रामोशी कृषक आंदोलन था। ठीक है, जिसके तहत बलवंत जो फड़के थे, वासुदेव बलवंत फड़के, इन्होंने ही जो महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने ये भी समझा कि कैसे 1897 में कैसे वहां पर प्रथम यूरोपीय जो राजनीतिक हत्या होती है, उसके संबंध में हमने देखा कि जो चापेकर बंधु होते हैं, दामोदर हरि चापेकर और साथ साथ में बालकृष्ण चापेकर, इन दोनों लोगों ने कैसे जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, कौन कौन, रैंड और साथ साथ में आयस्ट, जो ये अधिकारी होते हैं, उनकी हत्या कैसे होती है, क्यों होती है, हमने आपको बताया ही है कि जो प्लेग समिति बनी हुई थी, जो रैंड था, पुलिस कमिश्नर रैंड था, यह उसका अध्यक्ष था, इस समिति का अध्यक्ष था। और जब यह प्लेग बीमारी विशेष करके पूना में फैली हुई थी, तो उस समय जो वहां की जनता थी, वहां की पब्लिक थी, उसको कोई सहयोग ना मिला। इस कारण जो चापेकर बंधु थे कहीं न कहीं नाराज थे, और इसी के कारण वह रैंड और आयस्ट की हत्या कर देते हैं। वह हत्या करने आया होते हैं, जो चापेकर बंधु होते हैं दोस्तों, वह हत्या करने आया होते हैं रैंड की, किंतु अकस्मात आयस्ट की भी हत्या हो जाती है साथ में रैंड के। हमने देखा कि जब यह रैंड जो चापेकर बंधु थे, उनकी हत्या किए दोनों की, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वास्तव में दोस्तों इनको गिरफ्तार करना बहुत ही मुश्किल था, किंतु दो भारतीय थे, द्रविड़ बंधु, गणेश शंकर द्रविड़ और साथ साथ में रामचंद्र द्रविड़ दोस्तों, ये दोनों क्या करते हैं, एक मुखबिर का काम करते हैं और धोखा देते हैं भारतीयों को। उसके बाद क्या करते हैं, जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं चापेकर बंधु को पकड़ते हैं और उनको फांसी पर लटका दिया जाता है दोस्तों। कब? 1898 में। यह घटना 1897 की होती है, और जो चापेकर बंधु होते हैं दोस्तों, 1898 में इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, जो ये द्रविड़ बंधु थे, द्रविड़ बंधु थे दोस्तों, इनको व्यायाम मंडल के जो सदस्य होते हैं, इन दोनों को मार डालते हैं। किसको किसको? जो द्रविड़ बंधु होते हैं दोस्तों, मार डालते हैं। और जो व्यायाम मंडल के लोग ये इन द्रविड़ बंधु को मार डालते हैं, उनको भी किसी की हत्या हो जाती है, किसी को मृत्युदंड दे दिया जाता है दोस्तों, और किसी को आजीवन कारावास दे दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा दोस्तों कि जो वास्तव में व्यायाम मंडल है, जो कि व्यायाम मंडल या महाराष्ट्र की प्रथम राजनीतिक संस्था थी दोस्तों, प्रथम राजनीतिक संगठन था। कौन? व्यायाम मंडल। ठीक है दोस्तों, यह महाराष्ट्र की प्रथम राजनीतिक संस्था, प्रथम राजनीतिक संगठन था व्यायाम मंडल। इसकी स्थापना कौन करते हैं? इसकी स्थापना दोस्तों यही चापेकर बंधु करते हैं दोस्तों। चापेकर बंधु का मतलब दामोदर हरि चापेकर और साथ साथ में बालकृष्ण हरि चापेकर, ये इसकी स्थापना करते हैं मित्रों। ठीक है, और कब करते हैं? 1896-97 के मध्य करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने इसकी बेसिक चीजें। उसके बाद हमने देखा कि जो भारत में या महाराष्ट्र में मित्र मेला या अभिनव भारत की स्थापना कैसे होती है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि मित्र मेला की स्थापना वीडी सावरकर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडी सावरकर
इसकी स्थापना करते हैं किसकी, मित्र मेला की। और साथ साथ यही मित्र मेला दोस्तों 1904 में जाते जाते 1904 में क्या हो जाता है, अभिनव भारत सभा हो जाता है दोस्तों, या यूं कहें तो अभिनव भारत हो जाता है। इसका नाम हो जाता है 1904 में जो मित्र मेला होता है इसी का नाम हो जाता है अभिनव भारत। अब अभिनव भारत जो होता है दोस्तों यह एक क्रांतिकारी संगठन हो जाता है और यह एक गुप्त समिति होती है, गुप्त सभा होती है दोस्तों। प्रश्न बनता है दोस्तों कि मित्र मेला की स्थापना किसने किया था, तो वीडी सावरकर ने किया है दोस्तों। ठीक है, किसने किया था, वीडी सावरकर ने किया था। और यह भी प्रश्न बनता है कि दोस्तों कि अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था, अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया दोस्तों, वीडी सावरकर ने किया था। ठीक है, तो ये हमने देखा वास्तव में जो दोस्तों वीडी सावरकर की अभिनव भारत थी, यह इटली के मैजनी, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति था इटली का मैजनी था दोस्तों, उसका एक संगठन था, उसका एक गुप्त समिति थी, उसका नाम था तरुण इटली। क्या नाम था, तरुण इटली। मैजनी के तरुण इटली की गुप्त समिति के आधार पर यह जो अभिनव भारत था दोस्तों यह स्थापित हुई थी भारत में या महाराष्ट्र में कहें तो। ठीक है दोस्तों, अब यह जो गुप्त समिति थी, कौन, अभिनव भारत, इसका काम क्या था दोस्तों, जगह जगह पर गुप्त मीटिंग करना, गुप्त सभाएं करना कि हमको इन ब्रिटिशों के विपक्ष में, इनके विरोध में कैसे हमको काम करना है कि इनको हम भारत से खदेड़ दें दोस्तों। तो ये हमने देखा कि कैसे जो अभिनव भारत समिति होती है गुप्त समिति की तरह या कैसे काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने किया था। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, यह नासिक षड्यंत्र केस होता है। ठीक है, नासिक षड्यंत्र केस में होता क्या है दोस्तों, जो कन्हारे होते हैं, कन्हारे क्या करते हैं कि नासिक के जो डीएम होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं दोस्तों। 1909 में नासिक के जो डीएम होते हैं जैक्सन की यह जो कन्हारे होते हैं, लक्ष्मण कन्हारे होते हैं, ये क्या करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं दोस्तों। जब यह हत्या कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही जो 1909 का केस होता है दोस्तों, इसी को नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। प्रश्न बनता है कि नासिक षड्यंत्र केस की घटना कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों, 1909 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और यह घटना किसने कारित किया था, किसने, जो नासिक का डीएम था, जिलाधिकारी था जैक्सन, उसकी हत्या किसने किया था, तो लक्ष्मण कन्हारे ने किया है दोस्तों। और कब किया था, 1909 में किया है दोस्तों। ठीक है, जब यह घटना घटती है तो दोस्तों उसमें होता क्या है, लक्ष्मण कन्हारे को, करबे को, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है दोस्तों। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, चूंकि जो वीडी सावरकर होते हैं, ठीक है, जो वीडी सावरकर होते हैं दोस्तों, या 1906 में चले जाते हैं कहां, लंदन पढ़ाई करने के लिए, किसकी, वकालत की पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं दोस्तों, कानून की पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं लंदन। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, जो ब्रिटिश सरकार होती है यह अपने अधिकारी को इनको भेज करके वीडी सावरकर को गिरफ्तार करवाती है। और जब यह गिरफ्तार करके इनको ला रहे होते हैं दोस्तों, चूंकि फ्रांस के एक बंदरगाह पर यह क्या करते हैं, समुद्र में छलांग लगा देते हैं, किंतु जो अधिकारी होते हैं पुनः पकड़ लेते हैं दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, इनको भारत लाया जाता है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है नासिक षड्यंत्र केस में। ध्यान दीजिएगा, नासिक षड्यंत्र केस में ये जो वीडी सावरकर होते हैं दोस्तों, इनके ऊपर, इनके साथ साथ में 37 अन्य लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है। उसके बाद वीडी सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है दोस्तों। तो ये हमने पिछली क्लास को रिवाइज किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आज से अपर निजी सचिव की वैकेंसी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वह शुरू हो गया है दोस्तों। इसकी लास्ट डेट जो है 19/10/23 है, मीन्स 19 अक्टूबर 2023 है दोस्तों। आप फॉर्म जल्द से जल्द भर दें, फिलअप कर दें। और यदि आप ओटीआर नहीं रजिस्ट्रेशन किए हैं तो ओटीआर को जरूर क्या कहते हैं कि फिलअप कर लें, क्योंकि ओटीआर जब तक आपका नहीं है तब तक आप इस अपर निजी सचिव को या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं दोस्तों। तो आप ये चीजें कर लें, कंप्लीट कर लें। आइए अब हम शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो लेक्चर है। ठीक है मित्रों,
इसको आज हम देखते हैं कि क्या है आज का लेक्चर मित्रों। दोस्तों आज हम देखते हैं कि बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है यह कैसे होता है, वहां के जो संगठन होते हैं कैसे होते हैं, पहली बार बंगाल में यह जो आंदोलन फैला या क्रांतिकारी आंदोलन हुआ कब पहुंचा, इसके संबंध में बात करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो पहला पॉइंट है इसमें है कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बंगाल की हम बात कर रहे हैं ना कि महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हमने देखा था दोस्तों कि महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात होता है वह रामोशी आंदोलन के तहत होता है दोस्तों। ठीक है, रामोशी आंदोलन के अंतर्गत शुरुआत होती है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की। वही यदि हम बंगाल की बात करें दोस्तों, जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हो रही है, आप देख पा रहे हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का जो सूत्रपात होता है वह भद्रलोक समाज से होता है। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है, माइंड में एक प्रश्न उपज होता है दोस्तों कि यह भद्रलोक समाज होता क्या है। दोस्तों जो भद्रलोक समाज था यह एक वास्तव में समुदाय था, एक समूह था। समूह किसका किसका था दोस्तों, यहाँ पर वकील रहते थे। इस समाज में जो भद्रलोक समाज था यह वकीलों का समूह था, डॉक्टरों का समूह था, इंजीनियर का समूह था और प्रोफेसरों का समूह था। कहने का मतलब यह है इस भद्रलोक समाज में दोस्तों शिक्षित वर्ग थे, मध्यम वर्ग थे, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो ये शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग थे, ठीक है दोस्तों, इनके माध्यम से ही बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात होता है। ये आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है मित्रों। उम्मीद करते हैं आपको भद्रलोक समाज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले बिंदु पर। ठीक है दोस्तों, अगला बिंदु क्या है दोस्तों कि जो बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी, ध्यान दीजिएगा, हम आपको और भी लिंक करने वाले हैं दोनों को, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन तथा महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को आप लिंक करके पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आपके जो माइंड में है वो ज्यादा समय तक बिंदु रहते हैं दोस्तों, तथ्य रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संस्था क्या थी दोस्तों, कौन सी थी, अनुशीलन समिति थी। क्या थी दोस्तों, अनुशीलन समिति थी। ध्यान दीजिएगा, हम अनुशीलन समिति के बारे में अलग से भी समझेंगे दोस्तों। ठीक है, जिसकी ध्यान दीजिएगा जो बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी क्या थी, अनुशीलन समिति थी। जबकि दोस्तों महाराष्ट्र की प्रथम क्रांतिकारी संस्था कौन थी, अभिनव भारत थी। ध्यान दीजिएगा, वीडी सावरकर की अभिनव भारत थी दोस्तों। ठीक है, ये थी जो वीडी सावरकर की प्रथम संस्था थी अभिनव भारत, वह क्रांतिकारी संस्था थी, एक गुप्त समिति थी। लेकिन दोस्तों जो महाराष्ट्र की प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी, प्रथम क्रांतिकारी संगठन था, वह था व्यायाम मंडल। ध्यान दीजिएगा, व्यायाम मंडल। और व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया था दोस्तों, चापेकर बंधुओं ने किया था। तो जो व्यायाम मंडल था वह हमारा महाराष्ट्र का प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी। वहीं हम बात करेंगे बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन की जो प्रथम संस्था थी वह क्या होती है, अनुशीलन समिति होती है दोस्तों। अनुशीलन समिति जिसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को होती है। अनुशीलन समिति की स्थापना ध्यान दीजिएगा दोस्तों कब होती है, 1902 में होती है, 24 मार्च। विशेष करके आपको इसमें सन याद करना है दोस्तों, कब होती है, 1902 में। यदि हम डेट की बात करें तो 24 मार्च को होती है अनुशीलन समिति की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यह जो अनुशीलन समिति की स्थापना होती है कौन करता है, विशेष करके दोस्तों प्रथम मित्रा करते हैं, प्रथम नाथ मित्रा होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके सहयोग से, किसके सहयोग से, पुरंदास तथा सतीश चंद्र बसु के सहयोग से क्या करते हैं दोस्तों, अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं। ठीक है मित्रों, जो अनुशीलन समिति होती है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो अनुशीलन समिति होती है, आपको पता है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के मार्ग पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी के मार्ग पर चलने, मार्ग को फॉलो करने के लिए, अनुशीलन करने के लिए यह इसका कार्य था दोस्तों। उन्हीं के उद्देश्यों का यह पालन करता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा अनुशीलन समिति। ध्यान दीजिए, अभी हम आगे और डिटेल में बात करेंगे दोस्तों अनुशीलन समिति के बारे में। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने किया था, प्रथम मित्रा ने किया था।
प्रथमनाथ मित्रा ने किया, किसके सहयोग से? पुलिनदास और सतीश चंद्र बसु के सहयोग से। ठीक है, और ध्यान दीजिए दोस्तों, 24 मार्च 1902 में प्रथम मित्रा, पुलिनदास और सतीश चंद्र बसु द्वारा व्यायामशाला के रूप में किया गया था। पहले जो यह अनुशीलन समिति थी, इसकी जो स्थापना प्रारंभ में हुई थी दोस्तों, उसका जो नाम था व्यायामशाला था। क्या था? व्यायामशाला था। और इसी व्यायामशाला का नाम बाद में पड़ गया क्या दोस्तों? अनुशीलन समिति पड़ जाता है। ठीक है, आइए अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? आगे दोस्तों ये है कि वीरेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त ने अनुशीलन समिति का, ध्यान दीजिएगा, अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन किया था 1907 में। ध्यान दीजिएगा, 1907 में क्या करते हैं दोस्तों, जो वीरेंद्र कुमार घोष और साथ साथ में भूपेंद्र नाथ दत्त होते हैं, यह अनुशीलन समिति का जो क्रांतिकारी संगठन होता है, इसका पुनर्गठन करते हैं। ठीक है, इसका पुनर्गठन करते हैं। और पुनर्गठन करने का जो उद्देश्य होता है, ठीक है, जो पुनर्गठन करने का उद्देश्य होता है दोस्तों, वह इसका उद्देश्य हो क्या जाता है? खून के बदले खून हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो यह वीरेंद्र कुमार घोष और साथ साथ में भूपेंद्र दत्त जब इसका पुनर्गठन करते हैं अनुशीलन समिति का, और अनुशीलन समिति का, तो उसका उद्देश्य क्या हो जाता है दोस्तों? खून के बदले खून। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो क्रांतिकारी आंदोलन है कितना संघर्षरत होता जा रहा है, कितना हिंसात्मक होता जा रहा है। ठीक है, कि जिसका उद्देश्य ही हो जा रहा है खून के बदले खून। ठीक है मित्रों, आइए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। 1905 में होता क्या है कि वीरेंद्र कुमार घोष होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1905 में वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा क्रांतिकारियों को संगठित करने, ध्यान दीजिएगा, वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा क्या होता है 1905 में, जो क्रांतिकारी कार्य होते हैं उनको संगठित करने के लिए, उन कार्यों को करने के लिए, उन कार्यों को करने के लिए केंद्र बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, उन कार्यों को करने के जो क्रांतिकारी कार्य थे उनको संगठित करने के लिए तथा उनको उनके कार्य को करने के लिए क्या करते थे जो वीरेंद्र कुमार घोष हैं, यह क्या किए? भवानी मंदिर, इन्होंने एक पुस्तक लिखा, क्या? भवानी मंदिर तथा वर्तमान रणनीति नामक इन्होंने क्या किया? पुस्तक लिखा। कि इसमें जो यह मीन्स क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए और जो क्रांतिकारी केंद्र बनाने के लिए है, भवानी मंदिर तथा वर्तमान रणनीति में, ये दोनों पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। भवानी मंदिर, कई बार प्रश्न आया हुआ है कि भवानी मंदिर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कौन है दोस्तों? वीरेंद्र कुमार घोष हैं। वहीं यदि हम बात करें वर्तमान रणनीति के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन है? वीरेंद्र कुमार घोष हैं। इन दोनों का संबंध किससे है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है, क्रांतिकारी आंदोलन से है। इसमें यह लिखा रहता है, इसमें यह उल्लिखित रहता है कि आपको क्रांतिकारी आंदोलन का संगठन कैसे मेंटेन करना है, उसके कार्यों को कैसे करना है, और साथ साथ में उन कार्यों को करने के लिए आपको केंद्र कहां बनाना होगा, कैसे केंद्र को बनाना होगा, इसके संबंध में इसमें उल्लिखित था दोस्तों। ठीक है, तो जो भवानी मंदिर है और वर्तमान रणनीति, यह किसकी पुस्तक है दोस्तों? वीरेंद्र कुमार घोष की। ठीक है, और इसको कब लिखा गया? 1905 में। आइए अब हम आगे बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ बंगाल में समाचार पत्र भी हुए। ठीक है, कुछ लोगों ने समाचार पत्र निकाला, और आपको पता है समाचार पत्र के माध्यम से होता क्या था कि बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र हो दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र में आपने देखा था कि किस प्रकार जो बाल गंगाधर तिलक की मराठा और केसरी थी, इन दोनों समाचार पत्र के माध्यम से जो प्रचार प्रसार लोगों के जागरूकता फैलाते थे, भारतीयों में जागरूक फैलाते, अवेयर करवाते थे, तो हम मराठा और केसरी के माध्यम से करवाते थे। वहीं यदि हम बंगाल की बात करें दोस्तों, तो बंगाल में होता क्या है, कुछ समाचार पत्र भी होते हैं, जैसे वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर तथा वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक भी लिखा। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से इन्होंने जागरूक किया, लोगों को इस क्रांतिकारी आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया, विशेष करके युवा वर्ग को। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार कुछ समाचार पत्र होते हैं। समाचार पत्र में जैसे संध्या एक समाचार पत्र होता है दोस्तों, संध्या, और संध्या के लेखक कौन है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण है। संध्या के लेखक कौन है? ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ठीक है, यह समाचार, इस संध्या समाचार पत्र का संबंध किससे है? क्रांतिकारी आंदोलन से है। सीधे प्रश्न बनता है दोस्तों,
ठीक है। तो संध्या के लेखक कौन है? जो संध्या के जो समाचार पत्र, संध्या समाचार पत्र के प्रवर्तक हैं, जो निकाला करते थे, उनका क्या नाम है? ब्रह्म बांधव उपाध्याय हैं दोस्तों। वही यदि हम बात करें वंदे मातरम, ध्यान दीजिएगा, एक वंदे मातरम तो गीत है दोस्तों, ठीक है। वही एक वंदे मातरम जो समाचार पत्र निकला करता था दोस्तों, इसको किसने निकाला था? अरविंद कुमार घोष ने निकाला था। ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम के रचयिता कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वही वंदे मातरम नामक समाचार पत्र के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है दोस्तों? अरविंद घोष हैं। युगांतर, युगांतर के जो युगांतर क्या है दोस्तों? यह भी समाचार पत्र है, ठीक है। युगांतर समाचार पत्र, इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? भूपेंद्र दत्त हैं। तो ये चीजें आपको देखना है कि जो क्रांतिकारी आंदोलन के समय संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय की यह समाचार पत्र था, वही वंदे मातरम अरविंद घोष का समाचार पत्र था, युगांतर भूपेंद्र दत्त का समाचार पत्र था दोस्तों। तो इनका जो ये क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, इस समय इन समाचार पत्रों का भी प्रकाशन हुआ, जिसके माध्यम से लोगों को इन ब्रिटिश के कार्यों से परिचित कराया जाता था, अवेयर करवाया जाता था, विशेष करके युवा वर्ग को, और इनको प्रयास किया जाता था कि यह इस क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़े। और इस क्रांतिकारी आंदोलन में विशेष करके यदि हम बात करें तो जो अभिनव भारत था, ठीक है, अभिनव भारत, उसके बाद यहां पर यदि हम बात करें, जब हम अनुशीलन समिति था, अनुशीलन समिति में इनको भर्ती किया जाता दोस्तों। अनुशीलन समिति में भर्ती करने के बाद इनको व्यायाम करवाया जाता था, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि आगे चलकर युद्ध में और इस क्रांतिकारी आंदोलन में एक जो होता है सैनिक की भांति लड़ सके दोस्तों, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट बात करते हैं। अगला बिंदु है जो दोस्तों आतंकवादी गतिविधियों के संचालन है। ध्यान दीजिएगा, आतंकवादी गतिविधियों के मींस हिंसात्मक बिल्कुल हो गए, ठीक है दोस्तों। यह जो क्रांतिकारी थे, यह आतंकवादी, इनको आतंकवादी नाम देने लगा, आतंकवादी गतिविधियों के संचालन है। ध्यान दीजिएगा, 1907 में बरीन्द्र घोष हैं, कौन? बरीन्द्र कुमार घोष द्वारा मणिकतुल्ला नामक पार्टी की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह मणिकतुल्ला नामक एक पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? कौन करते हैं? बरीन्द्र कुमार घोष करते हैं दोस्तों 1907 में। कैसे? प्रश्न यहां से बनता है कि मणिकतुल्ला नामक पार्टी का उद्देश्य क्या था? मणिकतुल्ला नामक पार्टी का कार्य क्या था? तो मणिकतुल्ला नामक पार्टी का कार्य क्या था दोस्तों? आतंकवादी गतिविधियों के संचालन हेतु, जो आतंकवादी की गतिविधि था उसका कार्य करने का जो तरीका था, उसको संचालन हेतु जो बरीन्द्र कुमार घोष थे, उन्होंने मणिकतुल्ला नामक पार्टी बनाई दोस्तों, ठीक है। इन्होंने क्या किया? बरीन्द्र कुमार घोष मणिकतुल्ला नामक पार्टी बनाते हैं। आगे यह जो क्रांतिकारी लोग थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ब्रिटिश राज्य का तख्ता पलटने के लिए बंगाली क्रांतिकारियों ने 6 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया, ठीक है दोस्तों। जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने जो ब्रिटिश राज्य था उनका तख्ता पलटने के लिए बंगाली जो क्रांतिकारी ने यह 6 सूत्री एक रोड मैप तैयार किया, एक कार्यक्रम तैयार किया दोस्तों, कि अब हम इस तरीके से हमको ये चीजें करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस रणनीति से हमको चलना है, ताकि जो यहाँ ब्रिटिश हैं इनको हम बाहर खदेड़ सके, ठीक है दोस्तों। तो यह इनकी जो 6 सूत्री कार्यक्रम था उसके संबंध में हम बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों? जो पहला जो इनका पक्ष था, पहला एक कार्यक्रम था, चूंकि 6 सूत्री कार्यक्रम इन्होंने तैयार किया था, बनाया था, तो जो इनका पहला पॉइंट है, पहला कार्यक्रम है इनका, ये हो जाता है दोस्तों, प्रेस के माध्यम से, प्रेस या समाचार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये क्या करते थे दोस्तों? जो शिक्षित वर्ग हैं उनके अंदर ब्रिटिशों के प्रति घृणा की भावना जागृत करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो क्या? प्रेस के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो शिक्षित वर्ग होते हैं दोस्तों, उनके अंदर ब्रिटिश के प्रति या ब्रिटिश के विरोध में, ब्रिटिश सरकार के विरोध में घृणा पैदा करना था, घृणा को उभारना होता है दोस्तों। उसके बाद होता क्या था दोस्तों? यदि हम
उम्मीद करते हैं पहला बिंदु आपके समझ में आया होगा। आप बिल्कुल इसको नोट करते चलेंगे, वीडियो को रोक करके आप इसको नोट करेंगे कि पहला जो सूत्र, पहला कार्यक्रम था, चूंकि 6 सूत्रीय कार्यक्रम था दोस्तों, तो हमने जो पहला सूत्रीय कार्यक्रम उसको समझा क्या था कि प्रेस के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो शिक्षित वर्ग थे उनके दिमाग में ब्रिटिश के प्रति और ब्रिटिश के विरोध में एक घृणा की भावना बढ़ाना था दोस्तों। ठीक है, समाचार पत्रों में एक हम भड़काऊ तरीके से, या जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी जो एक घृणा भरी जो कृत्य हुआ करती थी उसको हम उल्लिखित कर देते समाचार पत्र में, तो उससे क्या होता था, जो शिक्षित वर्ग होता था वह आक्रोशित हो जाता था, तो कहीं ना कहीं वह ब्रिटिश के विरोध में खड़े हो जाते थे। दूसरा यदि हम बात करें दोस्तों, जो दूसरा कार्यक्रम होता था इनका, दूसरा कार्यक्रम ये हो जाता था दोस्तों, जो शहीद देश के जो शहीद सैनिक हुआ करते थे, इनकी जीवनियों को, जो देश के शहीद सैनिक हुआ करते थे और शहीद हो गए थे, उनकी जीवनी को संगीत के रूप में दोस्तों और नाटक के रूप में तैयार करके वह क्या किया जाता था, गांव में और जो पब्लिक वगैरह जनता के बीच में उसके माध्यम से एक नाटक किया जाता था, संगीत का गायन किया जा सकता था दोस्तों, और करते भी थे उस समय। तो उसके माध्यम से भी लोगों के अंदर एक उबाल निकलता था दोस्तों, पैदा होता था दोस्तों ब्रिटिश के विरोध में। ठीक है, जैसा कि आज के समय में यदि हम बात करें तो आप जानते हैं बिरहा, जो बिरहा होता है दोस्तों, बिरहा में आप देखते हैं कि जो देश के शहीद होते हैं उनके पक्ष में बिरहा बनाया जाता है। आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से जो भारत के शहीद व्यक्ति थे, जो क्रांतिकारी थे, कैसे हम लोगों के लिए उन्होंने लड़ा और अपनी जान की आहुति दे दी दोस्तों। ठीक है, तो हम ये देखें कि जो शहीदों की जीवनी थी उसके संबंध में हमने बात किया दोस्तों। अब उसके बाद होता क्या है दोस्तों, एक आइडिया ये भी आता है इन लोगों, जो तीसरा कार्यक्रम होता है दोस्तों, जो क्रांतिकारियों के माइंड में एक जो तीसरा कार्यक्रम आता है वो होता है कि रोडों पर या पब्लिक में क्या करो, जुलूस निकाल दो। ठीक है दोस्तों, हड़ताल कर दो, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि किसी अधिकारी को डिस्टर्ब किए रहो, तो इसमें क्या होता है, हड़ताल हो जाता है, जुलूस हो जाता है, तो वहां जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं दोस्तों, वहां क्या होते हैं, उसी में लगे होते हैं, वहीं पर वो एकत्रित हो जाते हैं, जिससे वह एक जगह जब व्यस्त हो जाते हैं दूसरी जगह पार्टी बनाने में, कोई समिति बनाने में, जो भारतीय लोग जो क्रांतिकारी आंदोलन थे वह सभा आराम से कर सकते थे। तो यह था तीसरा कार्यक्रम क्या था दोस्तों, कि जो भारतीय थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका काम यह हो जाता था कि जुलूस कहीं निकाल देते थे, हड़ताल कर देते थे। इसके माध्यम से जब यह हो जाता था दोस्तों, तो होता क्या है, जलसे का आयोजन कर देते हैं, तो वहां क्या होती है, जो सारे अधिकारी होते हैं वहां हो जाते हैं, उस जुलूस या जलसे या साथ साथ में हड़ताल में जब व्यस्त हो जाते हैं, तो जो भारतीय क्रांतिकारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वह अपनी गुप्त सभा या गुप्त समिति का आयोजन करते हैं, और वहां पर यह सभा में बातें होती थी कि कैसे हम इस क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाएं, किस रास्ते से चले कि इसमें सफलता मिले और ब्रिटिश जो हैं वह भारत से अपने अपने में बाहर जाएं, भारत से। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करेंगे जो चौथा कार्यक्रम था, जो क्रांतिकारी आंदोलन में जो 6 सूत्रियों में जो चौथा कार्यक्रम होता है दोस्तों, वह सैनिक शिक्षा पर विशेष करके ध्यान दिया जाता था दोस्तों। सैनिक शिक्षा दिया जाता था, व्यायाम करवाया जाता था। ठीक है, उसके साथ साथ में उनको बंदूक चलाना सिखाया जाता था, जो कि सैनिक शिक्षा में ही आता है। बम फेंकना सिखाया जाता था। ठीक है, यह भी एक 6 सूत्रीय कामों में होता है दोस्तों। 5वां सूत्र यदि हम बात करें तो दोस्तों, होता क्या है कि जो क्रांतिकारी आंदोलन के क्रांतिकारी होते हैं दोस्तों, यह होता क्या है कि यह हथियार प्राप्त करने के लिए डकैती डालते थे। जो उस समय के जमींदार हुआ करते थे, विशेष करके वो लोग जो ब्रिटिशों के अंडर में थे, उनसे क्या उनके घरों में लूट होती थी, तो इससे क्या होता था, धन एकत्रित होता था। और जब धन एकत्रित होता था तो जो क्रांतिकारियों को तैयार किया जाता था, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, इसमें क्या होता है दोस्तों, आसानी होती है।
चूंकि धन की जरूरत होती है इसीलिए धन को भी लूटा जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद होता क्या है दोस्तों, चंदे को 6वां पॉइंट है, यह धार्मिक आयोजन, धार्मिक स्थल, धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाता था। आपको पता है कि जैसे बंगाल में होता क्या था दोस्तों, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाया जाने लगा, इसका आयोजन होने लगा। क्यों? क्योंकि वहां पर युवा वर्ग जो होते थे एकत्रित होते थे। युवा वर्ग के साथ साथ में कुछ ऐसे भी होते थे जिनके माध्यम से संगठन को क्या मिलता था, दान मिलता था। ठीक है, जिससे उनका जो आर्थिक एक जो कमजोरी होती है उसकी भी दूरी होती है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो बंगाली क्रांतिकारियों के 6 सूत्री कार्यक्रम होते हैं दोस्तों, हमने देखा कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके जरूर इसको नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कि जो यह अनुशीलन समिति थी, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अनुशीलन समिति क्या थी दोस्तों। ठीक है, अनुशीलन समिति बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी एक समिति थी दोस्तों। ठीक है, जो अनुशीलन समिति थी दोस्तों, यह बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी तथा सशस्त्र संस्था थी। और इसका उद्देश्य हुआ क्या करता था दोस्तों, इसका उद्देश्य हुआ करता था कि वंदे मातरम के प्रणेता बंकिम चंद्र चटर्जी के बताए हुए मार्गों को अनुशीलन करना। जो वंदे मातरम के रचयिता थे दोस्तों, प्रणेता थे, वह कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। उनके बताए हुए मार्गों पर जो चलने की प्रक्रिया थी, जो चलना था, वह अनुशीलन समिति के लोगों द्वारा किया जाता था दोस्तों। मीन्स उन्हीं के जो बताए हुए मार्ग थे उन्हीं का अनुशीलन करना था या अनुसरण करना था दोस्तों। ठीक है, इसका यही उद्देश्य था अनुशीलन समिति का। ठीक है मित्रों, तो अनुशीलन समिति का जो शुभारंभ हुआ दोस्तों, अनुशीलन समिति की जो स्थापना हुई वह 1902 में होती है। अनुशीलन समिति की जो स्थापना होती है वह 1902 में होती है दोस्तों, व्यायामशाला के रूप में होती है। जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ बताया था, ठीक है, कि जो अनुशीलन समिति की स्थापना कब होती है, 1902 में। यदि हम डेट की बात करें 24 मार्च 1902 को किसने शुरू किया था, प्रथम मित्रा ने शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, प्रथम मित्रा ने, जब प्रथम मित्रा और साथ साथ में पुलिनदास और सतीश चंद्र बसु ने किया था दोस्तों, तो उस समय इसका नाम हुआ करता था व्यायामशाला। तो जो यहाँ अनुशीलन समिति था इसकी स्थापना कब होती है, 1902 में, और उस समय इसका नाम होता है दोस्तों व्यायामशाला होता है। क्या होता है, व्यायामशाला होता है दोस्तों। शुरुआत में जो अनुशीलन समिति का नाम होता है दोस्तों वह भारत अनुशीलन समिति होती है। शुरुआत में जो अनुशीलन समिति होती है इसका नाम होता है भारत अनुशीलन समिति होता है। ठीक है दोस्तों, भारत अनुशीलन, जिसकी स्थापना कब होती है, 1902 में होती है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रथम मित्रा जी होते हैं। और प्रथम मित्रा ने ही आपको पता है कि व्यायामशाला की स्थापना किया था, जिसका नाम बाद में अनुशीलन समिति हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम क्या हो जाता है, अनुशीलन समिति। और इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं, अनुशीलन समिति के उपाध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों वह कौन होते हैं, CR दास होते हैं, चितरंजन दास होते हैं। इसी में दोस्तों जो यह अनुशीलन समिति होती है इसके जो सदस्य होते हैं, सिस्टर निवेदिता जो होती है इसके सदस्य होती हैं, और वो एकमात्र महिला सदस्य होती है किसके, अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में, महिला सदस्य के रूप में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, कोषाध्यक्ष। इस अनुशीलन समिति के कोषाध्यक्ष होते हैं दोस्तों सुरेंद्र नाथ ठाकुर होते हैं। कौन होते हैं, सुरेंद्र नाथ ठाकुर होते हैं। और जो सिस्टर निवेदिता होती हैं इसकी एकमात्र महिला सदस्य होती हैं वो दोस्तों। यदि हम अनुशीलन समिति के एक अन्य उद्देश्य की बात करें जो कि महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन समिति का जो एक उद्देश्य होता है दोस्तों वह जगह जगह पर स्थापित शाखाओं के माध्यम से, यह उद्देश्य होता है कि जो अनुशीलन समिति है उसका जगह जगह पर जो स्थापित शाखाएं हैं उन शाखाओं के माध्यम से नव युवक जो होते हैं उनको एकत्रित करना होता है, उनको मानसिक तथा शारीरिक रूप से मजबूत बनाना होता है जो नवयुवक होते हैं, ताकि वह अंग्रेजों से मजबूती तरीके से लड़ सके दोस्तों। ठीक है, तो यह भी कहीं ना कहीं अनुशीलन समिति की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि जो जगह जगह पर अनुशीलन समिति की शाखाएं हैं उसके माध्यम से क्या करते थे दोस्तों कि नवयुवकों को एकत्रित करते थे और उन्हें मानसिक तथा शारीरिक रूप से क्या करते थे,
मजबूत बनाते थे ताकि वह अंग्रेजों की जो टक्कर है उनसे टक्कर ले सके दोस्तों, ठीक है, मजबूती तरीके से उनसे लड़ सके। तो यह भी इसका उद्देश्य था किसका, अनुशीलन समिति का। अनुशीलन समिति के जो सक्रिय सदस्य थे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे वह उन भारतीयों की भी वध कर देते थे या उन भारतीयों की भी हत्या कर देते थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू हुआ करते थे या हिंदुस्तान भारत के गद्दार हुआ करते थे, उनकी हत्या करने में निसंकोच जुड़ जाते थे दोस्तों, जो क्रांतिकारी थे। मीन्स कोई भी जो यदि अंग्रेजों का सहयोग किया, विरोध में किसके, भारतीयों के विरोध में अंग्रेजों का सहयोग किया, उनकी क्या कर देते, जो क्रांतिकारी लोग थे हत्या कर देते थे और उसके साथ साथ उन्हें गद्दार घोषित करके क्या कर दिया जाता दोस्तों, हत्या कर दिया जाता था दोस्तों, ठीक है। 1907 में होता क्या है दोस्तों, बरिंद्र कुमार घोष और साथ साथ में जो भूपेंद्र दत्त होते हैं दोस्तों, वह जो अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। 1907 में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया जाता है और इस पुनर्गठन का जो उद्देश्य होता है दोस्तों वह होता है खून के बदले खून, ठीक है। इस अनुशीलन समिति का जो उद्देश्य, जो पुनर्गठन के बाद जो उद्देश्य हो जाता है वह हो जाता है खून के बदले खून हो जाता है, ठीक है मित्रों, खून के बदले खून हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ढाका में एक अनुशीलन समिति की स्थापना होती है, ठीक है। ढाका में, ये तो बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना थी, ठीक है। बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना वास्तव में कब होती है दोस्तों, 1902 में होती है और 1902 में जब होती है दोस्तों उसका नाम क्या होता है, उस समय व्यायामशाला होता है, ठीक है। किंतु उसी व्यायामशाला का नाम क्या कर दिया जाता है, अनुशीलन समिति हो जाता है, ठीक है। अनुशीलन, इसकी स्थापना किसने किया था, प्रथम मित्रा ने किया था दोस्तों, और प्रथम मित्रा ने किसके सहयोग से, पुलिन दास तथा सतीश चंद्र बसु के सहयोग से, उस समय इसका नाम होता है व्यायामशाला, ठीक है। और जो बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त होते हैं, इस जो अनुशीलन समिति होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अनुशीलन समिति का इन्होंने क्या किया, पुनर्गठन किया और इसका उद्देश्य क्या बनाया दोस्तों, खून के बदले खून। अब हम बात करते हैं बस कुछ ही समय के लिए कि जो ढाका अनुशीलन समिति होती है दोस्तों, यह ढाका अनुशीलन समिति नवंबर 1905 में दोस्तों पुलिन बिहारी दास ने इसकी स्थापना किया था। पुलिन बिहारी दास तथा जो प्रथम मित्रा होते हैं, प्रथम पुलिन बिहारी दास तथा प्रथम मित्रा जो होते हैं दोस्तों, इन्होंने मिलकर के जो ढाका अनुशीलन समिति थी इसकी स्थापना 1905 में किया था, ठीक है। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था, बरिंद्र कुमार घोष और प्रथम मित्रा और साथ साथ में जो कौन, पुलिन बिहारी दास, और कब करते हैं, 1905 में करते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहां पर इसके जो शाखाएं हुआ करती थी ढाका में, ढाका अनुशीलन समिति, वहां इसकी 500 शाखाएं थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा कि जो बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन था उसमें किसकी क्या सहभागिता थी, और साथ साथ में उसमें हमने देखा कि बंगाल की जो प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी उसके बारे में हमने जाना कि यह कौन सी थी दोस्तों, अनुशीलन समिति या व्यायामशाला, और इसकी स्थापना किसने किया, इसके संबंध में हमने अनुशीलन समिति को भी समझा, ठीक है दोस्तों। और ढाका अनुशीलन समिति क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में हमने समझा कि उसकी स्थापना कब और कहां होती है उसके बारे में, और किसने किया है दोस्तों। तो पुलिन बिहारी दास ने और साथ में प्रथम मित्रा ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हो कि यह लेक्चर आपके समझ में आया है, ठीक है दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों, ठीक है। यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।